अब what do you understand by balanced diet एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस? दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आवाज आ रही है ना बच्चों? आ रही है यस सर। सर। यस सर। जो है डाइटरी रेफरेंस इनटेक या आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसकी शुरू में हमने पढ़ा था कि होता क्या, और इसकी 4 डेफिनेशन वो आगे आएंगी। और अब डाइटरी रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? ऑल डाइटरी इंटेक्स specified by the recommended dietary norms. However, now जो DRIs are being quoted, ठीक है। RDA पहले कहा जाता था, RDA और DRI रिकमेंडेड डाइटरी norms या डाइटरी रेफरेंस इंटेक एक ही बात होगी। अब ये क्या है? These are the estimate of nutrients intake required for evaluating and planning diet for healthy people, यानी कि वो मिनिमम एस्टिमेट डाइट का, न्यूट्रिएंट्स का, जिसपे के लोग हेल्दी रह सकें। दीज आर एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट डिफिशियंसीज एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। और वो ही मिनिमम डाइट जिसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी सिम्टम जैसे स्कर्वी है, मरासमस है, क्वेशरपोर है, वो ना हो सके, और एक मेंटेन ऑप्टिमल, एक मिनिमम हेल्थ की बंदा मेंटेन कर सके। ये बेसिकली जो थी स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ यूएसए और कैनेडा ने इसको तैयार किया था। ये है डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स। इसके बाद बैलेंस डाइट क्या होती है, तो आपको खैर खुद पता चल गया होगा कि वो डाइट जिसमें के मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब मैक्रो और माइक्रो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल सारा कुछ हो, जिसपे के कोई भी एक इंडिविजुअल फूड अच्छी हेल्थ में रह सके, वो हमारी बैलेंस डाइट कराएगी। यूजली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, हम उसमें से तकरीबन 55% टोटल एनर्जी का लेते हैं, और उस 55 में से भी तो नॉट मोर देन 14% कमिंग फ्रॉम शुगर, केक्स एंड स्वीट्स वगैरह से आना चाहिए। जो रिमेनिंग 40% है वो फैट और प्रोटीन होंगे। इसमें से फैट 35% और लेस, और प्रोटीन 10% और मोर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट 50 से 60 आप कर लें, फैट 30 से 40 तक हम जा सकते हैं, और प्रोटीन 10 से 15%। ये वो हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट होते हैं। अब कंपोनेंट, एक बैलेंस डाइट में कंपोनेंट कौन से आ सकते हैं? एनर्जी कंपोनेंट्स हैं, और वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ठीक है। ये आप पूरी तीनों केमिस्ट्रियाँ पढ़ चुके हैं। और आज जब आ जाए तो कंपोनेंट में आपने सिर्फ 3 नाम ही नहीं लिखने, तो एसेंशियल और बाकी चीज़ें भी हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी और फाइबर मिल रहा होता है, फैट फॉर एनर्जी एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी हमें चाहिए होती है, प्रोटीन से हमें स्ट्रक्चर, एंजाइम और एनर्जी मिल रही होती है। इसके बाद आते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स, जिसमें कि एसेंशियल फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल। अब आपको यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड, फैटी एसिड सबके नाम आने चाहिए। इसके बाद वाटर है, जो कि ऐसे सॉल्वेंट यूज होता है एंड फॉर ट्रांसपोर्ट। A balanced diet including proportionate quantity of food item selected from basic food groups, ठीक है। और बेसिक फूड ग्रुप्स कौन कौन से थे? 4, ठीक है। मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसके बाद था पोल्ट्री, मीट और सीरियल्स, ठीक है। टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, इट शुड बी बेस्ड अपॉन। ये अब हर एरिया और इलाके के साथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, हमारे पेरिफेरी और शहर के साथ इसका फर्क होगा, लेकिन उन सब में कॉमन चीज़ें क्या होनी चाहिए? लोकली अवेलेबल फूड होना चाहिए। जैसे हमारा आमतौर पे यहाँ पे वीट अवेलेबल है, बांग्लादेश है वहाँ पे राइस अवेलेबल होता है, जैसे, ठीक है। वीट है, इकोनॉमिक मीन्स ऑफ पीपल हमारी रेंज में हो, इकोनॉमिकली आप उसको परचेज कर सकें, उसको बेच सकें। इसके अलावा फूड विद लोकल फूड हैबिट के साथ होना चाहिए, इजीली भी डाइजेस्टेबल एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और उसमें इनफ रफ वेज मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट का ये एक अहम पार्ट है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, या पेज आ सकता है। फाइंड आउट द कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे ऑफ ए 10-year old school boy
who is moderately active and his BMR is 400 kilocalories. यानी कि energy expenditure for moderate physical activity is 5 times that of BMR. अच्छा, इसमें ये देखें 1 और 2 लिखा हुआ है। अब जो डाइटरी फाइबर को डिफाइन करने का 1 नंबर था, और ये जो अगला छोटा सा न्यूमेरिकल सा दिया हुआ है, इसके 2 नंबर उसने रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये हमने जो पहले पढ़ा था, आपको याद है, मेल मेडिकल स्टूडेंट की हमने रिक्वायरमेंट निकाली थी, वो हमने BMR 24 जो कि कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब क्वेश्चन पे गौर करें, 10 ईयर बच्चा है, ठीक है, एक्टिव स्कूल बॉय है। अगर हम इसको उस सिनेरियो में देखें तो सीडेटरी, मॉडरेट और हैवी, या मॉडरेट में इसने आना था, लेकिन अब उसने एक तो BMR हमें खुद दे दिया, और आगे ये भी बता दिया कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो इस BMR का 400 किलो कैलोरीज का 5 टाइम्स है। अगर इसका क्या मतलब हुआ, 400 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, या अगर फर्ज करें 4 टाइम देखता, 3 टाइम या 6 टाइम, तो हमें उतने के साथ इसको फिर मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ डाइटरी फाइबर क्या है। आल्दो डाइटरी फाइबर प्रोवाइड नो एनर्जी इट इज, लेकिन इसके अलावा ये हमें क्यों जरूरी है, ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। ये रिड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन को, स्टूल को सॉल्व करता है, इंक्रीज बाउल मोटिलिटी एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, रिड्यूस करते हैं गट का एक्सपोजर फॉर कार्सिनोजेंस। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट इसका होता है। अब BMR, अब जो दूसरा उसका पार्ट 2 है 2 नंबर का, अगर BMR है 400 किलो कैलोरीज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि अगर के पुराने सिनेरियो पर चलती ना उसने दिया होता तो इसका मैंने मॉडरेट फिर लेना था, यानी कि 400 का फिर 40% ऐड होना था। अब उसने 5% BMR पे दे दिया तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 200,000 आ गई। ठीक है, अब 2000 प्लस 400, ये हो गया 2400, और इसमें अब आपने ऐड करना है 10% SDA, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, तो वो हो गया जाएगा 2640। तो इसको, इस बच्चे को अब 2640 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन डाइटरी अच्छा नहीं बच्चों, तो वो सारे सोए हुए सारे हैं। हाँ बच्चों, आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। आ रही है सर। अच्छा बेटा, इसमें क्या गलती है जी। तो मुझे लग रहा है, देखो इस जो हमने किया, 400 को मल्टीप्लाई से 500 कर ली, मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 2000 हो गए। अब ये 400 ऐड नहीं करना था, ठीक है, ये इसका इस तरह से चलना था। ठीक है, अब है डिफाइन डाइटरी फाइबर अलॉन्ग विद बायोकेमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ देयर डाइटरी यूज। ये वही अब अलग से पूरा क्वेश्चन इससे 1.5 नंबर का पूछा है कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं डाइट के अंदर, जो कि दे आर नॉट डाइजेस्टेड एंड देयरफॉर अवेलेबल टू बॉडी आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर। और ये डाइजेस्ट हम खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो सकते, और ये 2 तरह के थे, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। The fiber part of the diet is valuable since pathology conditions such as diverticular disease of the colon, हमें cancer of the colon and possibly even coronary heart disease से dietary fiber हमें बचा रहे होते हैं। Although dietary fibers provide no energy, लेकिन ये जरूरी होते हैं। और वही पहले हम पढ़ के आए हैं कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं, स्टूल को सॉफ्ट करती हैं, इंक्रीज करते हैं बाउल की मोटिलिटी को, और जो गट का एक्सपोजर है कार्सिनोजेन से बचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करते हैं। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या होते हैं। इट पॉइंट्स टू ट्रेस एलिमेंट एंड इंटरफियर विद मिनरल एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि फैट और मिनरल आपने जो दोनों टॉपिक पढ़ने हैं उन पे उनका नेगेटिव असर होता है। और इसकी एग्जांपल सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, ठीक है, और पेक्टिन है, म्यूसिलेजिस हैं ये। और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है इसकी डाइटरी फाइबर की अबाउट 30 ग्राम पर डे तक हमें ये लेना चाहिए।
इसके बाद ये अलग-अलग या इकट्ठे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, BMI, वेट बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा है BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, फिर है वेस्ट टू हीट रेशियो, फिर था थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, और अगला क्या था, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ठीक है, BMI क्या होता है, widely used measure of obesity is BMI और is equal to weight into kg multiplied by height in meter square, या इनमें से कोई आप एक लिख सकते हैं, weight in pound divided by height in inches square and multiplied by 703 जो कि कांस्टेंट है। और जो हेल्थ रेंज ऑफ BMI बिटवीन कितनी होनी चाहिए, 19.5 से लेकर 25 एक इंडिविजुअल के लिए, 25 और 29 के बीच में हो जाए तो ओवरवेट कहलाएगा, और अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ओबीस कहलाएगा। फिर BMR इन रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मैंने आपको सिंपली बताया था क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल to maintain the basic physiological function of body at complete rest, at in the post-abortive state by awake in the reclining position in bed. It is therefore the amount of heat given out by subject who, though awake, is lying in state of maximum physical and mental rest and under comfortable conditions of temperature, pressure और humidity। और इसके अलावा खाने के केवल 12 से 18 घंटे के बाद हम इसको मेजर करते हैं। और एडल्ट्स और जो मेंस और वुमेन के लिए, और ये BMR में कौन सी एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, मसल टोन है, इसके अलावा जो रीनल फंक्शंस हो रहे होते हैं। एडल्ट मेल की इसकी है 35 से 38 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर, और एडल्ट वुमेन के लिए 32 से 35। और जो हमने जनरल सका से याद रखना है कि फॉर एडल्ट के लिए फिक्स की गई है 24 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, फिर हमने कल पढ़ा था ओबेसिटी में वेस्ट टू हिप रेशियो। एक्सेस फैट जो लोकेटेड होती है एब्डोमिनल एरिया में, इसको कॉल क्या कहते हैं, ट्रिपल शेड बॉडी। दिस इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। और वेस्ट टू हिप रेशियो of more than 0.8 for women and once more than one is man is at risk। और जो पेयर शेड बॉडी कौन सी थी, जो सेट टू हैव लोअर बॉडी ओबेसिटी एंड इज सीन इन वुमेन, यानी कि हिप्स पे जब फैट इकट्ठी होती है। द वेस्ट सर्कमफेरेंस इज इंपॉर्टेंट हियर, वैल्यूज ग्रेटर देन 40 inches in male and 35 inches in women as are risk for कॉर्नरी हार्ट डिजीज। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आया हुआ था। फिर थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, या फिर SDA स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। ये क्या था, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस ओवर एंड above the caloric value of a given food is termed as SDA of food। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्रोटीन इक्विवेलेंट हम देते हैं 100 किलो कैलोरीज को इंजेस्ट किया जाए तो उससे हमें 130 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है इंस्टेड ऑफ 100 किलो कैलोरीज। अब ये जो 30 किलो कैलोरीज हमें मिली तो हमने इसे क्या कह दिया, ये एसडीए है, या और द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी फॉलोइंग फूड इनटेक इज नोन एज एसडीए। इट इज आल्सो नोन एज कैलोरीजेनिक एक्शन और थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब क्या द रीजन ऑफ एसडीए का हमें नहीं पता। इस तरह इंट्रावेनस एडमिनिस्टर करने के बाद एमाइनो एसिड से भी हमें सेम एसडीए हासिल होता है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा एसडीए होता है जो कि 30 था, अबव इट्स कैलोरिक वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट का 5 और 6 था, और फैट्स का 4% था। ऑर्डिनरली द एसडीए ऑल टुगेदर अमाउंट टू अबाउट 6% ऑफ द फैट। ओवरऑल एक फिक्स डाइट का हम BMR अप्रॉक्सीमेटली 6% देते हैं, क्योंकि प्रोटीन हम डाइट में कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला था, ये मैंने काफी इसमें डिटेल से डाले हुए हैं,
पूरी पूरी इसमें आप एरर आप पढ़ोगे तो इसको आप ब्रीफ लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर आरक्यू यानी कि रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ओवर बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम। और जो नॉर्मल आरक्यू, तो मिक्स डाइट का 0.8 था, कार्बोहाइड्रेट का 1 था, प्रोटीन का 0.8 था और फैट का 0.7 था। सिग्निफिकेंस क्या थी? एक्ट एज गाइड टू टाइप ऑफ फूड, डिटरमाइन मेटाबॉलिक रेट। बाकी ये सारी डिटेल हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर इससे देखें क्रिएटिव एक और क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन डिफाइन आरक्यू रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। अब वो पूछता है व्हाई लिपिड्स हैव लोअर आरक्यू देन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। देखें, अब वो आगे देखें। और सर जो क्या आप प्लीज स्लाइड शेयर कर देंगे लेक्चर के बाद इसकी? बेटा ये नहीं मैंने करनी यार, अब देख लो, इसलिए कि आप लोग देख ही नहीं रहे हो। अगर नहीं पढ़ना तो मैंने स्लाइडें भेजनी है, तो फिर क्लास का क्या फायदा? ये आरक्यूज अभी साथ साथ जो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देख लो अभी से ही। तो ये वो क्वेश्चन है, ये ना कुछ क्वेश्चन है इनमें, तीन चार कुछ, बाकी तो सारा कुछ स्लाइड्स में है जो आप ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। और ये कुछ, ये जो क्वेश्चन अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या था? आप देखें, जो आरक्यू है 5 नंबर का, फिर जो अगली चीज जो पूछ रहा है, लिपिड्स का आरक्यू कार्बोहाइड्रेट से क्यों कम है? ठीक है, और आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आधे आधे नंबर का, उससे सारा ये आसान से क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का 1 था, प्रोटीन का 0.8, फैट का जो था 0.7 था। ठीक है, ये आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे। फिर जो अगले का आंसर क्या है कि क्यों कम है। अब जो रेंज है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट फॉर ऑर्गेनिज्म इन मेटाबॉलिक बैलेंस यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 1, और वो ही बता रहा है कितनी कितनी है। इन जनरल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज है, रिक्वायर्स लेस ऑक्सीजन। कुछ मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ऑक्सीडेशन को के लिए इन्हें ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और इन्हें कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, रिक्वायर लेस ऑक्सीजन टू फुल्ली मेटाबोलाइज होने के लिए, एंड देयरफॉर हैव हायर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो इस वजह से इनका आरक्यू ज्यादा था। कन्वर्जनली मॉलिक्यूल्स दैट आर लेस ऑक्सीडाइज्ड, जो लेस ऑक्सीडाइज हो जैसे कि फैटी एसिड्स हैं, इन्हें क्या है, मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर देयर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म। और इस वजह से क्या होता है, इनका आरक्यू रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कम होता है। फिर आगे वो आप कोई कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.8 होगा। अच्छा, फिर अगला था जो कि हमने ये कल पढ़ा था, चार्ट द डिफरेंस बिटवीन क्वेशरकोर और मेरास्मस। ये चार्ट आपको मैंने कल बता दिया था, इसको आपने देखना है। इसमें अहम चीज, आप बाकी तो इतना डिफरेंस कम होगा, लेकिन जो ओडिमा का देखें डिफरेंस, ये मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। ओडिमा देखें, मेरास्मस में ओडिमा होता है और क्वेशरकोर में ओडिमा नहीं होता। यहाँ पे आपको ओडिमा की डेफिनेशन सर आनी चाहिए। जी बेटा। सर हमें ऑपोजिट कर दी। सर आपने ऑपोजिट बोल दिया। मेरास्मस में ओडिमा हाँ एब्सेंट होगा, ठीक है, और क्वेशरकोर में बेटा ओडिमा प्रेजेंट होगा। इसका मतलब सुन रहे हो तुम लोग हैं? चलो अच्छा, फिर है WHO क्राइटेरिया क्या होता है, डिफरेंशिएट क्वेशरकोर फ्रॉम मेरास्मस। अच्छा, इसके भी आप देखो 3 पॉइंट है बच्चों, बॉडी वेट के साथ है, फिर है जनरलाइज एडिमा, और बॉडी वेट जो है ना, बॉडी और हाइट के साथ होता है। ठीक है, अब एडिमा वही देख लें, क्वेशरकोर में प्रेजेंट, मेरास्मस में एब्सेंट। और मेरास्मस में क्या होता है, जो बॉडी वेट लेस देन 60%, और क्वेशरकोर में इससे बेहतर 60 to 80% होगा, ये डिफरेंस है। और जो मेरास्मस में जो बॉडी वेट है हाइट के साथ जो चार्ट हम कंपेयर करते हैं, सीवियर डेफिशिएंट होता है और क्वेशरकोर में कम होता है। ठीक है, अब अगला था ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि कल हमने पढ़ा था कि पहले आपको बताया ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों करते हैं, और जिस भी खाने वाली न्यूट्रिएंट का आपने पता करना हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में कोई चीज हम खाते हैं तो वो कितनी जल्दी हमारा ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ाते हैं। ठीक है, इट इज असेस्ड बाय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आफ्टर द पर्टिकुलर डाइट एंड कंपेयर्ड विद इट रेफरेंस मील। तो रेफरेंस मील हमेशा कौन सा था? ग्लूकोज, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है,
ये कल आपको डिटेल मैंने बताई थी, इसको आप इस तरह देख लेना है। फिर आ जाता है डिस्क्राइब ब्रीफली एंड 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। ये भी 1 नंबर का, ये छोटा छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया फैक्टर सर ये अफेक्टिंग में। कर्व आता है ड्रॉ करने के लिए, ये इंडेक्स कर्व। बेटा ये आपको ना, ये आती नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे पहले जो हम करते हैं, एक नॉर्मल ग्राफ लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, उसका अगर आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है कि उसको आया ग्लूकोज है या नहीं, इसकी फास्टिंग कितनी है ग्लूकोज हमारा लेवल, ये बेटा बोलो। 120 70 to 70 120 120। हाँ 70 नहीं, 70 से 110, और रैंडम था 110 से 180। इसका क्या मतलब हुआ कि खाने के बाद हमारी कर्व जो है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल में 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और स्पेशली अगर ऊपर जाती भी है तो 2 घंटे के बाद ये 140 की रेंज में आ जाएगी। लेकिन जब हम फास्टिंग लेंगे तो वो 70 और 110। अब इस वाले में आप देखें, ऊपर रेफरेंस मील है और नीचे टेस्ट मील है। अब जो रेफरेंस मील था, जब इसकी बेस लाइन की गई तो ये आपको कर्व नजर आ रही है, ये कौन सा जा रहा है, 100 पे आ गई सबसे पहले। इसका क्या मतलब, नॉर्मल इंडिविजुअल है। उसके बाद उसको 50 ग्राम ग्लूकोज दिया। 50 ग्राम ग्लूकोज करने के आधे घंटे के बाद जब उसको चेक की तो ये देखें, ये कितने पे चली गई, 150 और 175 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, ये हो सकती 160 हो। फिर और आधे घंटे बाद चेक किया तो उसकी 175 या 180 पे चली गई थी। अगले जब उसको चेक करना शुरू किया तो वो ड्रॉप होना शुरू हो गई। ठीक है, 2 घंटे के बाद आप उसको समझते हैं ये नीचे आती आती 3-4 घंटे बाद ये वापस अपनी लेवल पे चली जाएगी। अगर ऊपर भी रहती है, रेंज उसकी यही रहती है, तो ये रेफरेंस मिल था। अब हमने से एक लंबे के लिए आइसक्रीम है, वो क्योंकि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि वो एक मिक्स डाइट है, उसमें फैट भी होता है, एब्जॉर्ब स्लो होना है। तो इस कोई भी ऐसी जिस जो फीड, उसका दोबारा हमने पेशेंट पे असेस करना था। नेक्स्ट डे आपने उसको ये दिया टेस्ट मिल्क, तो अब क्या हुआ, पहले उसकी फास्टिंग 100 थी, लेकिन जब 1 घंटे आधे घंटे बाद किया तो आप ये देखिए ये 1 कितने पे है, 130-40 पे है इसके हिसाब से। इसको जब कंपेयर करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि उस जो मील है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज से कम है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, और ये वो कार्बोहाइड्रेट है कि जो बड़ी इमीडिएटली एब्जॉर्ब होकर फौरन आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। अगर आप देखें पॉलीसेकेराइड देंगे, उसने टूट के आना है, ओलिगो में आना है, डाई में आना है, और उसको टाइम लगेगा ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। इसीलिए जो हम स्टार्च या डाइट या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ग्लाइकोजिन, वो एकदम शुगर लेवल नहीं बढ़ाते, वो ग्रेजुअली बढ़ाते हैं आराम से डाइजेस्ट होने के बाद। लेकिन मोनोसेक्राइड ग्लूकोज इमीडिएटली अब्जॉर्ब होता है, इमीडिएटली बढ़ाता है, और इमीडिएटली ही उसको फिर नीचे लेवल को लेके आ जाता है। ठीक है, सर हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है सर, फिर फास्टिंग में सर जब करते हैं तो सर फिर वो 100 पे ही क्यों मेंटेन रहता है? वो भी तो बेटा मतलब वो ब्रेक डाउन भी तो हो ही रहा होता है ना। ऐसे, बेटा बात सुनो ना, वो ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट के किस में जाता है, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर रहा होता, जब वो ग्लूकोज, वो सिर्फ स्टोरेज फॉर्म है, और वो हमें किस टाइम चाहिए, जब हम फास्टिंग में होंगे। रूटीन में आपने सुबह नाश्ता किया, खाया पिया, तो अब क्या था, आपको ऑलरेडी जो फ्रेश आपने लिया है वो ही हजम होगा, उसी से एनर्जी मिलनी है। वो सरप्लस होगा उधर चला जाएगा। आपने दोपहर को फिर खा लिया 4 घंटे बाद, अब वो ग्लाइकोजन ने नहीं टूटना। हाँ, अब आगे आप 6-8-10 घंटे नहीं खा रहे ना, अब क्या होना है, जैसे रोजों में, फिर वो ग्लाइकोजन टूटेगा। यार वो पूरा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद, या उस या जो हमारे पास लिपिड फैट होंगी अपने प्रोसेस के बाद, वो किस में जाएंगे, ग्लूकोज में। एनर्जी मिलेगी, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। इमीडिएटली उसने फौरन नहीं देना, तो वो स्लो रिलीज है। मतलब हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है ना, कि हमें अगर इस तरह का ना होता तो हमारा तो, जब अपने ना जो बंदा ना खा सके तो क्या होगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फिर तो उसको एनर्जी नहीं मिल सकती। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया दिनों तक, बल्कि ना, लास्ट टाइम जो एक केस रिपोर्ट हुआ था, महीना कितना दिन तो बगैर खाए पिए, क्योंकि उस वो जो खातून उस दसरे में मिली थी, वो क्या था, बिल्कुल हड्डियां बन गई थी। उसमें क्या था, पहले उसके ग्लाइकोजन खत्म हुआ, फिर उसके जो बॉडी फैट थे, और एक और है ना, उसकी एक्टिविटी भी आदमी की कम हो जाती है ना, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरीज भी अब आपको कम चाहिए, क्योंकि आप एक जगह पड़े हुए हैं, मूव भी नहीं कर रहे। तो वो ज़्यादा जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएमआर के बराबर जो आपके बेसिक चीजें हैं,
उसको मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी आपको चाहिए होती है। ठीक है। फिर फैक्टर से ये अब वो आपको पता है एज है, एज के साथ डिपेंड होगा। बच्चों में जो एडोलेसेंस में ये ज्यादा चाहिए होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कम हो जाएगा। सेक्स है, इसके बाद क्लाइमेट इफेक्ट करती है, स्टारवेशन है, रेशियल है कि एशियन है वेस्टर्न है, ठीक है। और इसके बाद जब फीवर अगर हो जाता है तो उसमें पीएमआर आपका बढ़ जाता है। इसके बाद जो है थायराइड हार्मोन है, जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाता है। अब अगला ये वही एक क्वेश्चन देखिए, अब मैंने जरा आपको ये दूसरा वही क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी किया था कि वो उसने मेल मेडिकल स्टूडेंट या वो कोई भी दे सकता है जिसका वेट उसने दिया हुआ है कि 55 kg वेट है, ठीक है। तो उसका आपने एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी है। ये वो जैसे कि पर 24 फिक्स था, उसको मल्टीप्लाई किया था हमने वेट के साथ, जो आंसर आया उसको एक्टिविटी के लिए 40 और फिर एसडीए के साथ हमने ना ये सारा कर लिया था और ये आंसर उसको राउंड फिगर कर दी थी। अब इससे जो एक दूसरा मैंने पहले आपको करवा दिया है कि उसने उसका दोनों चीजें ऑलरेडी खुद दे दी हैं, पीएमआर भी दे दिया है और टाइम भी बता दिया, वो फिर आपने उस तरह कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन ये आरटीए या रिकमेंडेड डायट्री या डायट्री रिकमेंडेड जो चार चीजें थी, ईएआर, आरडीए, एडिक्वेट इनटेक और टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, जो कि हमने पहले दिन पढ़ी थी कि ये एस्टिमेट्स हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं कि किस तरह हमने इन चारों को निकलना है। यह दो आधे आधे नंबर की चार डेफिनेशन हैं जो कि आई हुई हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको आनी चाहिए। फिर इसके अलावा एसडीए क्या होता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, जो कि अभी पहले भी पढ़ के आए हैं कि एक्स्ट्रा एंड ओवर हीट, ये एक नंबर का क्वेश्चन एक दफा आया हुआ है, इसकी डिटेल पढ़नी है। फिर अच्छा, अब ये डिफरेंशिएट बिटवीन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये अभी आपने मिनरल्स नहीं पढ़े, ये मिनरल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने उस वक्त मिनरल का उस पेपर में और क्वेश्चन था, और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, लेकिन ये अब हम नहीं पढ़ेंगे। ये भी जैसे मिरासमस और क्वाशरपोर है, इससे रिलेटेड होता है, छोटी उम्र बड़ी उम्र, इसलिए रिकेट्स छोटी उम्र में होता है और ऑस्टियोमलेशिया बाद में बड़ी उम्र में होता है, ठीक है। ये हमने बेसिकली पढ़ना है जाकर मिनरल्स में। और इसके अलावा इसी तरह ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली क्या है, एज रिलेटेड ओल्ड एज की डिजीज है और स्पेशली फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज में ज्यादा होती है, कि जो आपके ये यहाँ पे डाला है इसको देखना है, लेकिन ये मिनरल के साथ इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा रूटीन से हटके आया हुआ है, वो क्या है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेट, AMDR, गौर से सुन लो, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। बस क्वेश्चन आसान सा, लेकिन जरा उसको घुमा दिया एडल्ट ह्यूमन के लिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेट कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑलरेडी आपने यहाँ मिक्स कर जाना है कि इसका क्या मतलब, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से आने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें 55% चाहिए थे, ठीक है, फैट 30-35% और प्रोटीन 10%, और प्लस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से हमें 4 किलो कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 और लिपिड से जो है 9 किलो कैलोरीज हमें मिल रही होती है, ठीक है ना। तो ये आप जो है ना, इधर आपने इसको देखना है इस क्वेश्चन को। ये देखिए 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरीज कैन बी obtained by complete oxidation of 1 gram of each of these macronutrients in human body, ठीक है। अब क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे, और अगर माइक्रो आ जाता तो इसमें ये नहीं आने, उनमें विटामिन मिनरल्स आने हैं, ठीक है। वी रिक्वायर देम इन relatively large amount of normal function and good health. These are also energy yielding nutrients, meaning these nutrients provide calories. अच्छा, अब क्या मैंने उससे कहा था, किलो कैलोरीज और किलो कैलोरीज। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे लार्ज आना चाहिए, तो ये फिर किलो कैलोरीज के बराबर होगा, ठीक है।
अब इसमें वही डिटेल लिखी है, तो कार्बोहाइड्रेट AMDR 45 से 55 से 65, ये इसकी रेंज है, ठीक है। और इसकी कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब इस ये डिटेल अब आपने इसको यहाँ से देखनी है। अब था इसी तरह लास्ट थर्ड वन प्रोटीन का। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन इसके आया हुआ है, एन 8 मंथ सर ये जो क्वेश्चन है, तो day इसमें तो मतलब उन्होंने कैलोरीज के बारे में और उसकी परसेंटेज के बारे में पूछा है ना, तो इतनी ज्यादा डिटेल लिखने की क्या जरूरत है नहीं, इसमें? हाँ इसमें इतनी नहीं है ना ज्यादा जरूरत, डिटेल मैं कब कह रहा हूँ बेटा, ये तो आपके लिए मैंने डाली है इतनी जो आपको सिर्फ 3 चीजें बतानी है। लिपिड का आप क्या लिखोगे, 55 प्लस माइनस, ठीक है। 45 50 55 60 एक बात, और दूसरा से कितनी नाम है मेरे थी 4 कैलोरीज, ठीक है। बस ये 2 चीजें लिखनी है। डिटेल तो आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसके लिए इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, आप सही कह रहे हो। इसी तरह कोई आधे एक एक नंबर आधे आधे क्या है ना, इसी तरह प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 से 15% होती है, और उससे एनर्जी हमें कितनी मिलती है 4। और लिपिड की कितनी थी, तकरीबन 35 प्लस माइनस 35 40, इस रेंज में आना है। और इससे हमें बस ये इतनी एक एक लाइन नाइन। ही लिखनी है इसमें, ठीक ठीक है। है सर। ये ज्यादा नहीं लिखना, ये तो आप कुछ पढ़ाने के लिए अगर टाइम है तो ज्यादा पढ़ लोगे तो इसमें कुछ चीज याद रह जाएगी, ठीक है। देखिए अगला एक क्वेश्चन, ये अब उन्होंने सिनेरियो छोटा सा बना दिया है कि ओल्ड 8 मंथ ओल्ड डॉटर ऑफ ए विडो हाउस सर्वेंट है, उसकी 8 माह की बच्ची है, जो कि प्रेजेंट उसने आपके पास कैसे किया, विद एग्जॉस्शन एंड एक्सेसिव स्टारवेशन सेकेंडरी टू डेफिशिएंट इंटेक ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि गरीब है, पॉवर्टी है, उसकी बेटी जो है, मैं समझे कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी उसने प्रेजेंट किया फॉर सब क्लिनिकल रीजन। इन दिस केस जो है उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं थी, शी हैज टू गिव हर diluted cow's milk but in inadequate quantity। तो वो उस बच्ची को दूध देती थी गाय का, लेकिन उसको भी ज्यादा डाइल्यूट करके और इनएडिक्वेट अमाउंट की वजह से। अब इसमें आएगा व्हाट इज दिस सिंड्रोम विद डाइटरी ऑफ बोथ कैलोरीज एंड प्रोटीन कॉल्ड, ठीक है। अब इसका आंसर आपने देना था, क्या आएगा, मिरासमस। ज़ाहिर है ये बच्चों इन्फेंट है, छोटी है, तो इसमें क्या है, मिरासमस है। फिर आ गया अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंड्रोम एंड क्वाशरकोल, ठीक है। उसने इसका नाम नहीं दिया, और ये आपने ज़ाहिर है खुद करना है कि ये जो डिफरेंस की चीज़ें लिखनी है। वो 0.5 नंबर में डायग्नोसिस किया, 1 नंबर के आपने ये अगर आप इकट्ठे भी हो या 2 3 4 मिक्स भी करके लिख सकते हो। फिर आ गया था कि मिरासमस होता क्या है, ठीक है। अब ये क्या होता, ये वो है कि ये क्या था, इट इज द डिजीज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कौन सी इसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन भी अब नहीं मिल सका था, ठीक है। अगर बिलो द एज ऑफ 1 year देयर इज नो बॉडी स्वेलिंग, wasting of muscle is quite common, the child is reduced to skin and bone, no change in skin color, and and does not break, common in these areas where breastfeeding is discontinued quite early। वहां पे ज्यादा होता है जहाँ पे मदर फीड बंद कर देते हैं। फिर आ गया इसको जो डिफरेंस वो आगे डिटेल रासमस और पोषण को, ठीक हो गया। विच फाइंडिंग डिसएडवांटेज दीज टू, विच फाइंडिंग डिफरेंशिएट दीज टू मेल न्यूट्रिशन सिंड्रोम। देखें यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रहा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरासमस उसने नहीं बताया था, इसलिए वो आगे मेरासमस का अब तक नाम नहीं लिया, ठीक है। अब इसमें वही WHO क्राइटेरिया आपने लिखना है कि जनरलाइज एडिमा होगा क्वेश्चन में, मेरासमस में नहीं होगा, बॉडी वेट और फिर बॉडी वेट हाइट के साथ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, वो ऑलरेडी हम ये पढ़ आए हैं कि PEM में क्या क्या आती हैं, दोनों चीजें ब्रासमोर और क्वेश्चन और इनकी डिटेल आनी है, ठीक है। फिर अगला क्या है, व्हाट इज केमिकल स्कोर, a measure of protein quality based on chemical analysis of its amino acid composition। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ओबेसिटी क्या होती है ना, इट इज डिफाइंड एज accumulation of excess body fat, ठीक है। और ये आगे वैसे डिटेल दिया है, ना भी लिखोगे तो खाली इतना क्वेश्चन आंसर इसका बड़ा होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लिखना है, ये कंडीशन है जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती हैं,
और अदर प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज मेलिटस और हाइपरटेंशन वगैरह हो सकते हैं। फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी को और एज फॉलोज, कौन कौन से? एज एंड सेक्स है, इकोनॉमिक स्टेटस है, फिजिकल एक्टिविटी है और प्रोनाइसिस टू, जो कि ओबेसिटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। अब ये हम पहले पढ़ आए हैं, व्हाट इज एप्पल एंड पियर शेप बॉडी, ठीक है, ये डिटेल आपने पढ़नी है। व्हाट आर केमिकल बेसिस, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? देयर इज इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ एडिपोसाइट। सबसे पहले जो पहले वाले सेल थे वो उनका साइज बढ़ता है, फिर नए नंबर ऐड होते हैं, फिर उनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ लेप्टिन सेक्रेटेड बाय एडिपोसाइट्स और म्यूटेशन ऑफ रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस लीड टू अनकंट्रोल्ड ईटिंग एंड ओबेसिटी। मतलब लेप्टिन की जो म्यूटेशंस के बाद आपको भूख ज्यादा लगती है और अनकंट्रोल्ड ईटिंग आप करते हैं और इससे आप मोटापा शुरू हो जाता है। फिर है ओबेसिटी आल्सो रिजल्ट फ्रॉम हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यानी कि कौन कौन से? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, क्यूशिक सिंड्रोम, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। इन सब में ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी इन वुमेन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मेनोपॉज आल्सो सजेस्ट हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि स्पेशली फीमेल्स में आप देखें प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन रिसर्व होते हैं, आफ्टर मेनोपॉज फिर हार्मोन्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हार्मोन्स का कोई ना कोई रोल है ओबेसिटी बढ़ाने में। इन ओबेसिटी द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स आर डिक्रीज्ड इन एडिपोज टिश्यू सेल्स में कम हो जाते हैं, प्लाज्मा इंसुलिन लेवल बढ़ता है लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर कम हो जाती है। तो द इल इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, इसके अलावा क्या होते हैं? हाइपरलिपिडीमिया, या आपका लिपिड बढ़ जाते हैं, इंक्रीज टेंडेंसी होती है कॉर्नरी हार्ट डिजीज के लिए एंड शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन हो जाता है। फिर टीपीएन हमने कल पढ़ा था कि टीपीएन क्या होता है कि वो डाइट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कि जिस वक्त पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या आफ्टर सर्जरी हम उसको ओरल इंटेक नहीं दे सकते, तो उसको वाया जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में जब जो डाइट दी जाती है तो वो टीपीएन कहलाती है। और उसकी वो कंपोजिशन कि आपने किस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को उसमें से पूरा करना है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस, और इसकी टाइप्स थी। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? इनटेक और आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन आपस में बैलेंस होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये नाइट्रोजन है प्रोटीन से मिलनी है। मोस्ट प्रोटीन कंटेन अबाउट 16% ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस फैक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन। टाइप्स इसकी थी ट्रू नाइट्रो, एनपी का मतलब नाइट्रोजन बैलेंस, फिर है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस और नेगेटिव, जो कि हमने कल पढ़ा था। ट्रू में क्या होना, इनटेक आउटपुट के बराबर होगी, प्रेजेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स है, इन्वॉल्व नाइदर गेन नॉर लॉस, रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस और रिसेप्टर ऑफ बॉडी, व्हेन इनटेक इज ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होना है, जब ज्यादा लेंगे कम आप निकालेंगे, और वो कब होना है? स्पेशली ग्रोथ का टाइम है, मेल्स में ज्यादा होती है जब इंसुलिन बन रही है, प्रेगनेंसी में, क्रोलिजेंस में, जब आप बीमारी से रिकवर हो रहे होते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, ठीक है, उनमें सब में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब? कि आप जितनी ले रहे हैं लॉस आपका ज्यादा हो रहा है वो स्पेशली कब होता है? जब इंजरी है, फ्रैक्चर है, इलनेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, फीवर है, स्टार्वेशन है, बर्न हो गया है, मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। और इसकी जो रेगुलेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रू नाइट्रोजन बैलेंस, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, यानी कि इनफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन चाहिए, ऑप्टिमम इंटेक ऑफ मिनरल्स और विटामिन, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस डाइट जिसमें मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो में कौन से आने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और माइक्रो में आने मिनरल्स और विटामिन होंगे, ठीक है। अब अगला है व्हाट इज बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, और कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं? नाइट्रोजन रिटेन डिवाइडेड ओवर नाइट्रोजन एब्सॉर्ब, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और उससे अगला क्या था? व्हाट इज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU is defined as a percentage of ingested nitrogen that is retained in the body, यानी कि कितनी नाइट्रोजन आपने रिटेन की और उस तरफ कितनी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की, क्योंकि
जितनी हम नाइट्रोजन इंजेस्ट करते हैं उसमें और जितनी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं उसमें डिफरेंस होगा। अब बीवी जो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या थी, दोनों में नाइट्रोजन रिटेन तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, लेकिन बीवी के में आपने जितनी भी नाइट्रोजन आपने समझे इंजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब, जरूरी नहीं जितनी नाइट्रोजन जो आपने इंजेस्ट किया है आप उसको एब्जॉर्ब करें। किसी भी वजह से ओरल कोई मसला है, कोई एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, तो इनमें डिफरेंस गौर से देख लो कि बीवी यानी बायोलॉजिकल वैल्यू और एनपीयू नेट प्रोटीन न्यूट्रलाइजर में डिफरेंस क्या क्या है। पहले में क्या है, दोनों में नाइट्रोजन रिटेन, उसमें भी नाइट्रोजन रिटेन, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एब्जॉर्ब जितनी एब्जॉर्ब हुई और एनपीयू में कितनी नाइट्रोजन आपने इंजेस्ट की, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, आवाज आ रही, सो गया सारे अब? सर आ रही है आवाज। यस सर। अच्छा चलो बच्चों, ये अब आपका टॉपिक खत्म हो गया इंशाल्लाह। अब पता नहीं मंडे को मैडम बताएंगी क्या होना है उसका ना, जो भी नेक्स्ट अब आना है कि ब्लॉक का है या क्या होना है, उसके हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह होपफुली आपका विटामिन टेस्ट शुरू होगा। टॉपिक में आपकी एक विटामिन रह गया, न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री रह गई और एक मिनरल, बस 3 चीजें रहती हैं। ठीक है, ये यूक्यूज में आपको किसी बच्चे को भेज दूंगा अपने ग्रुप में, आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा इसको पढ़ के कर लेना, ये एक मुश्किल आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। कुछ चीजें आप जनरल नॉलेज की लिखोगे, कुछ 2 चीजें याद करने वाली इसकी थी शुरू के 4, वो डेफिनेशन थी डीआर की, फिर रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट था, फिर आप आगे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन था, फिर इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ठीक है, फिर बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है और वो आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी सोचोगे कि बैलेंस डाइट क्या होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर सके। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये जो प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये इसकी डिटेल इसमें क्वेश्चन को मरासमस आएंगे। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स, अभी मैंने इससे नहीं पढ़ाया कि ये हमने बेसिकली उसमें मिनरल्स में आपने जाके पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें इसका क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, मरासमस क्वेश्चन की तरह भी जो रिकेट्स बच्चों में और जो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होगा। फिर ओबेसिटी से रिलेटेड है और फिर प्रोटीन यूटिलाइजेशन पॉजिटिव नेगेटिव और ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो 10 मिनट पहले आप ब्रेक ले लो और अगला पढ़ो जाके, शाबाश, ये मैं बचवा दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है।